हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है। नवंबर का महीना हम पढ़ रहे हैं। हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज नवंबर की चौथी क्लास होगी। तो पहली 3 क्लासों की तरह आज भी हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखना और प्रत्येक क्वेश्चन की उसका आंसर और थ्योरी दोनों ही ध्यान से देखना। बस हमारी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर करना और अपने ग्रुप में भी। तो चलिए बिना टाइम खर्च करे सवाल करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना आप लोग, कब मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस? 14 नवंबर को। चलिए, इस वर्ष की थीम क्या रहेगी आपकी? जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। थीम क्या रहेगी आपकी? इंपॉर्टेंट है, जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। और यह दिन सर फ्रेडरिक बेंटिक की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो याद रखना आप लोग, क्या नाम है उनका? बेंटिक। इस दिवस की शुरुआत कब से हुई है आपकी? 2006 से। और चार्ल्स हार्वर्ड वेस्ट के साथ मिलकर उन्होंने 1922 में इंसुलिन की खोज की थी। याद रखना आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 16 नवंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? देखिए, 16 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं आपके। एक तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस और दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ये दोनों ही आपके मनाए जाते हैं 16 नवंबर को। तो भारत में 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। और याद रखना आप लोग, यह दिवस 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में शुरू हुआ था। और इस वर्ष की थीम रहेगी बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखना है ना। तो ये इसकी थीम रहेगी आपकी, याद रखिएगा। उसके अलावा इसी दिन 16 नवंबर को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। और यह दिवस का उद्देश्य समाज में अहिंसा और सद्भाव को बढ़ाना है। ध्यान रखिएगा। अमेरिका के 2029 अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए किन भारतीयों को चुना गया है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोग का। तो कुंचना कैवल्ले रेड्डी को और जानवी डांगेती को, इन दोनों को ये चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका सी। और ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश की। तो 2 भारतीय कुंचला कैवल्ले रेड्डी और जानवी डांगेती को अमेरिका के 2029 अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। और ये दोनों कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। याद रखिएगा आप लोग। उन्हें टाइम्स स्पेस इंडस्ट्रीज के स्पेस क्लास 2025 से 29 कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। यह 4 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो 2029 के मिशन की तैयारी कराएगा। तो ध्यान रखना दोनों के नाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। FIH हॉकी विश्व कप 2022 की मेजबान कौन सा देश करेगा? तो देखिए भाई, हॉकी विश्व कप 2026, अब 26 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि हॉकी की मेजबानी कौन कौन से देश कर रहे हैं। तो कौन कौन से देश कर रहे हैं? एक बेल्जियम और आपका नीदरलैंड, यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो वर्ष 2026 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से करेंगे। और टूर्नामेंट कब होगा आपका? 15 से 30 अगस्त 2026 में। यह पहला अवसर है जब पुरुष और महिला विश्व कप एक साथ आयोजित किए जाएंगे, यानी कि 2026 में पुरुष वाला भी और महिला वाला भी दोनों एक साथ किए जाएंगे आयोजित। और दोनों श्रेणियों में कितनी? 16-16 टीम होने वाली है। ध्यान रखना। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने में है। और लुसाने कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस स्थान की जरी पोशाक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है। और जितने भी आने वाले एग्जाम है ना, यूपी एग्जाम जो आने वाले हैं आप लोगों के, उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो वो है मथुरा। तो मथुरा का जरी पोशाक को क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की प्रसिद्ध जरी पोशाक को जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखना आप लोग। यह कला भगवान कृष्ण की मूर्तियों के लिए विशेष वस्त्र और पारंपरिक परिधान सजाने के लिए
जानी जाती है। इससे मथुरा की जरी कला को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। इसके अलावा मथुरा के सांची क्राफ्ट, पेड़ा और कांठी माला को भी जीआई टैग मिल चुका है। दोनों को याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है अपराजिता सारंगी को। किसको बनाया गया है? अपराजिता सारंगी को बनाया गया है समिति का अध्यक्ष। और मैं आपको बता दूं, ये भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह समिति 3 प्रमुख विधेयकों की समीक्षा करेगी, जिनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन भी शामिल होगा आपका। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में हिरासत में लिए गए मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करना है। यदि कोई मंत्री 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे हटाने का प्रस्ताव होगा। अगले सवाल पे आते हैं। भारत और किस देश के बीच वायुसेना अभ्यास गरुण 2025 आयोजित किया गया है? तो देखिए, गरुण एक अभ्यास है आपका, गरुण 2025, ये आपका फ्रांस। तो याद रखिएगा आप लोग, भारत और किस देश के बीच वायुसेना अभ्यास गरुण 2025 का आयोजन किया गया है? तो वो भारत और फ्रांस के बीच किया गया है। चलिए आगे जानते हैं। तो भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच अभ्यास गरुण 2025 का आयोजन हुआ है और यह इस अभ्यास का 8वां संस्करण था, ये भी याद रखना, जो फ्रांस के मोंट डे मार्सन एयरबेस में हुआ है। अभ्यास की बात करें तो 16 से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI और रफाल जैसे विमानों के साथ इसमें हिस्सा लिया है, जो इम्पोर्टेंट है। और गरुण अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 2003 में। तो याद रखना, इस बार 8वां संस्करण है। और गरुण किन किन देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। आगे देखिए भाई, एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में किस देश को पुनः निर्वाचित किया गया है? तो पुनः निर्वाचित कर लिया है अपने देश भारत को। भारत को फिर से निर्वाचित कर लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो भारत को सर्वसम्मति से एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंटेशन कमीशन की कार्यकारी समिति में पुनः चुना गया है। और ये कमीशन है क्या भाई? तो कोडेक्स कमीशन खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्या है? एक संस्था है। किसके लिए? खाद्य सुरक्षा मानकों की एक क्या है? संस्था है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। और यह चुनाव रोम में आयोजित CAC के 48वें सत्र के दौरान ये फैसला लिया गया है कि भारत को निर्वाचित किया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं, यानी कि इस बार? तो सबसे पहले तो यही सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिए किस क्षेत्र में जाते हैं ना। तो आगे जानेंगे इसके बारे में। फिलहाल क्या होगा, कितनी श्रेणियों में? तो आंसर हो जाएगा इसका 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है और 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी? सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, इन तीनों क्षेत्र में दिए जाएंगे। और पुरस्कार 26 नवंबर 2025 को, यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार विजेता को 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी और यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाएंगे आपके? तो पशुधन और आपके डेयरी में। सरकार ने AI को बढ़ावा देने के लिए कितने घंटे का युवा AI फॉर ऑल कोर्स लॉन्च किया है? तो देखिए भाई, तो लॉन्च कर दिया है आपका कोर्स 4.5 घंटे, यानी कि 4.5 घंटे का कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो भारत सरकार ने 4.5 घंटे की अवधि वाला ऑनलाइन कोर्स युवा AI फॉर ऑल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ देना है। और यह कोर्स पूरी तरह क्या होगा? निःशुल्क है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हालिया जारी विकास प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कि CDI में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। देखिए भाई, तो भारत इसमें 36वें स्थान पर है और टोटल जो देश है आपके, जो टोटल देश रहेंगे इसमें आपका 38, तो 38 में से भारत की रैंक कितनी है आपकी, 36 रैंक है, याद रखना। आगे देखते हैं, तो वर्ष 2025 के विकास में रैंक चलेगी पता हमें 36 है, उसके अलावा सब देश कितने हैं आपके, 38 हैं। पहला स्थान किसका है, याद रखना स्वीडन का है आप लोगों का, दूसरे स्थान पर जर्मनी है और तीसरे स्थान पर कोई आपका नॉर्वे है। और भारत ने पर्यावरण संरक्षण की श्रेणी में शीर्ष 10 में जगह बनाई। चलो आगे आ जाते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नेल्सा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया है, तो वो नियुक्त किया है जस्टिस विक्रम नाथ को, याद रखना आप लोग, जस्टिस विक्रम नाथ। और ये 2027 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी मतलब जा सकते हैं, ये उस होड़ में है। तो भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस विक्रम नाथ को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और नियुक्ति कब हुई है इनकी, 24 नवंबर 2025 को। इनका कार्यकाल होगा 23 सितंबर 2027 तक रहेगा। जस्टिस विक्रम नाथ 10 फरवरी 2027 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में भी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी 53 में बने हैं, तो 54 में आपकी ये बन सकते हैं 27 में जाके। नेल्सा का नाम क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई है 1995 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण, देखिए सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, तो देखिए सभी जो सैन्य अभ्यास है फिक्स रहते हैं भाई। गरुण भारत फ्रांस के बीच होगा, ऐसी सूर्य किरण किसके बीच होगा, भारत और नेपाल के बीच होगा। तो कहाँ पर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो ये होगा आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर होगा, भारत में होगा, भारत के किस राज्य में होगा, तो उत्तराखंड में होगा। तो सूर्य किरण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया जाएगा और यह युद्धाभ्यास 25 नवंबर से लेकर आपका 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा और यह इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किसके बीच होगा ये, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से किस केंद्र शासित प्रदेश को अनुच्छेद 240 के तहत लाने का प्रस्ताव था, तो भाई किसको था, तो चंडीगढ़ को था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, अनुच्छेद कौन सा, 240, इसमें लाने का जो प्रस्ताव किसको था आपका, चंडीगढ़ को था। लेकिन अभी इसको होल्ड कर दिया गया है, अभी ऐसा नहीं कि लाए हैं। तो कुछ यूटी राज्य आपके जैसे अंडमान निकोबार है आपका, तो वो सब इसमें हैं। चंडीगढ़ को भी इसमें लाने का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन अभी उसे होल्ड कर दिया है, जानते हैं देखो आगे। तो केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने के लिए विधेयक तैयार किया था और संविधान के 131वां संशोधन विधेयक 2025 के तहत यह प्रस्ताव रखा गया था। इसका उद्देश्य चंडीगढ़ में एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति की अनुमति देना था, लेकिन वहां के लोगों ने क्या करा, मतलब आंदोलन किए, जिसके चलते इसको होल्ड पर रख दिया गया है। वर्तमान में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली अनुच्छेद 240 के तहत आते हैं। तो देखिए इस आर्टिकल पे आप लोग स्टार लगा लीजिए, पूछ लेगा आप लोगों से 240 के बारे में। तो कौन कौन से राज्य आते हैं केंद्र शासित, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से लेकर आपका 19 दिसंबर तक प्रस्तावित है। स्थानीय लोगों ने भारी विरोध के कारण सरकार ने इस बिल को फिलहाल टाल दिया है, याद रखना। यह बदलाव चंडीगढ़ को बिना विधानसभा वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान बना देता अगर ये लागू हो जाता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी, ध्यान रखिएगा। किस देश की टीम ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। देखिए कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें हम कभी हारे नहीं है, चाहे महिलाएं हो और चाहे पुरुष हो, 100% हमारा रिजल्ट रहता है जीतने में। 2 बार महिलाओं का हुआ है, दोनों बार भारत ने जीत लिया है, इस बार भी। लेकिन किस देश की टीम ने लगातार दूसरी बार जीता है, तो भारत ने। तो कबड्डी विश्व कप भारत जीत चुका है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है और फाइनल में किसको हराया है, तो चीनी ताइपे को हराया 35-28 से।
और टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ है? ढाका बांग्लादेश में हुआ है। और यह महिला कबड्डी विश्व कप का दूसरा संस्करण था, ध्यान रखना। और भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में ईरान को कितने से? ईरान को 33-21 से हराया था। और पहला आयोजन कब हुआ? 2012 में हुआ था, पटना में, जिसे भी भारत ने जीता था। तो पहला भारत में हुआ था, पटना, जानते हो बिहार में पड़ता है। स्पेन को हराकर किस देश ने 113वें डेविस कप का खिताब जीता? देखिए डेविस कप, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से। और मैं आपको बता दूं कि इसे टेनिस का विश्व कप कहा जाता है ना, वर्ल्ड कप कहा जाता है डेविस कप को। तो ये स्पेन को हराकर जीता है इटली ने, और लगातार तीसरी बार जीता है। लगातार कितनी? तीसरी बार जीता है, याद रखना आप लोग, इटली ने। किसको? स्पेन को हराकर। तो इटली ने स्पेन को हराकर 113वां डेविस कप जीत लिया है। और फाइनल में इटली ने स्पेन को 2-0 से हराया है। इटली के लिए मैटो वेरेतिनी और फ्लोवियो कोबोली ने अपने एकल मैच जीते हैं। यह इटली का कुल चौथा डेविस कप खिताब है, याद रखिएगा। इटली अमेरिका के बाद लगातार 3 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी है। डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा किया जाता है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों या ग्रुप में शेयर जरूर करना। और जितने भी क्वेश्चन हम लेते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से क्लास के प्रत्येक क्वेश्चन को देखना भी है। इंदौर में आयोजित इंडिया ओपन स्क्वैश 2025 में महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, और क्यों है अभी चलेगा तुमको पता। तो वो कौन है? अनाहत सिंह। कौन? अनाहत सिंह। और ये कारनामा क्या है? इन्होंने केवल 17 वर्ष की एज में और एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी को इन्होंने हराया भी है। और क्या नाम है उनका? तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, जोसाना चिनप्पा, इनको हराया है। तो मात्र 17 वर्ष की अवस्था में अनाहत सिंह ने इंडिया ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब जीत लिया है। और फाइनल में उन्होंने अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा को हराया है, याद रखना। मुकाबला रोमांचक था और जिसे अनाहत ने 3-0 से जीता है। मैच की कुल अवधि कितनी रही? 54 मिनट। प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुई है, ध्यान रखिएगा। तो सवाल पूछ लेगा आप लोगों से कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो स्क्वैश से। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अभी हमने पढ़ा था, कब मनाते हैं इसको? इसको मनाते हैं 26 नवंबर को। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? तो मनाते हैं संविधान दिवस। तो इसी दिन मनाया जाता है आप लोगों का क्या भैया? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और अगर तुमसे पूछ ले कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व वाला मनाते हैं हम कब? प्रत्येक 1 जून को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय वाला 26 नवंबर को हो जाएगा, और विश्व का पूछेगा तो आपका 1 जून को हो जाएगा। चलिए और बताऊं आपको मैं, ये तो हो गया आपका 26 नवंबर को। आगे देखिए, यह दिवस डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया, या आपसे पूछा जाएगा श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही प्रसिद्ध ब्रांड अमूल की स्थापना भी की है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत इंडियन डेयरी एसोसिएशन 2014 में की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? कि देश में भैया दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संकटग्रस्त महिलाओं के लिए कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, और सभी महिलाएं साथी हमारे इस नंबर को याद भी कर लें, 14490। कौन सा नंबर है आपका? हेल्पलाइन नंबर है आपका 14490। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने नया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया है 14490। यह 7 दिन 24 घंटे आपका उपलब्ध रहेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल सहायता और परामर्श प्रदान करना है। और यह हेल्पलाइन महिलाओं को पुलिस, अस्पताल और वन स्टॉप सेंटर से जोड़ेगी, याद रखना। अन्य महत्वपूर्ण नंबर है आपके 1930 साइबर अपराध के लिए, 1098 बाल हेल्पलाइन है आपका, और 1090 उत्तर प्रदेश की विशेष वुमेन पावर लाइन है, याद रखना। कौन सी? 1090। आगे जाओ। पंजाब सरकार ने हाल ही में कितने तख्त कस्बों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है? देखिए कितने तख्त कस्बों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है? तो पंजाब ने 3 शहरों को दिया है ये दर्जा। कितनों को? 3 शहरों को।
तो अब इन शहरों में क्या क्या नहीं होगा, कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगेगा, जैसे कि शराब हो गई, मांस हो गया, तंबाकू हो गया, इन तरह से। तो पंजाब सरकार ने 3 तख्त कस्बों को पवित्र शहर घोषित किया है। ये 3 शहर आपका अमृतसर हो गया, आनंदपुर साहिब हो गया और तलवंडी आपका साबो हो गया। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब स्थित हैं, आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब हैं और तलवंडी में साबो में दमदमा साहिब है आपकी। तो इन शहरों में भैया मांस, शराब, तंबाकू बिक्री पर और उपयोग पर पूरी तरह से आपका प्रतिबंध रहेगा। और यह निर्णय सिख समुदाय और श्रद्धालुओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पर लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो पंजाब ने 3 शहरों पर ये सब चीज़ें प्रतिबंध कर दी हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने पाचनजन्य स्मारक का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो देखिए भाई, तो मोदी जी ने क्या किया है, पाचनजन्य स्मारक का उद्घाटन किया है आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कहाँ पे किया है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका उद्घाटन किया है। और कब किया है? तो 25 नवंबर 2025 को किया है। और यह स्मारक भगवान कृष्ण के पवित्र शंख पांचजन्य के सम्मान में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी? 32 फुट रहेगी। उद्घाटन के समय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा था। कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले मोदी जी अयोध्या में भी ध्वजारोहण करने गए थे। आगे जाओ। प्रसिद्ध संगाई फेस्टिवल, ये तो जानते ही आप लोग कि संगाई फेस्टिवल, संगाई महोत्सव कितनी बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। यानी कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो संगाई फेस्टिवल की बात करें तो कहाँ पर? ये मणिपुर का है, याद रखिएगा आप लोग। तो संगाई उत्सव भारत के मणिपुर राज्य का प्रमुख त्योहार है और इस वर्ष ये 21 से लेकर आपका 30 नवंबर 2025 तक मनाया जाएगा आपका। इसका नाम मणिपुर के राज्य पशु दुर्लभ संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है, याद रखना। और संगाई हिरण केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ मिलेगा ये? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और आप जानते हो कि ये जो उद्यान है आप लोगों का लामजाओ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। और इस जो कहाँ पर है? लोकटक झील में है। कहाँ पर? लोकटक झील। ये लोकटक लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा लोकटक। ये लोकटक झील कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। और उसी पर आपका ये राष्ट्रीय उद्यान है। और इस महोत्सव को मनाने की शुरुआत 2010 से हुई है, याद रखिएगा। मणिपुर के अन्य त्योहार भी हैं, देखो, जैसे सुरुई लिली महोत्सव हो गया और लाई हरोबा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका स्टार लगा लेना। लाई हरोबा भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आपका। आगे जाइए। वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता में भारत ने कितने सदस्यों के दल के साथ पहली बार भाग लिया है? तो भारत ने पहली बार भाग लिया है 23 सदस्यों के साथ। 23 सदस्यों के दल के साथ भाग लिया है। तो भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता में पहली बार हिस्सा लिया है, ध्यान रखना। और भारतीय दल में कुल 23 प्रतियोगी और 21 क्या है? विशेषज्ञ शामिल थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन चीनी ताइपे में किया गया। कहाँ? चीनी ताइपे में। और भारतीय प्रतिभागियों ने 21 विभिन्न कौशल श्रेणियों में अपनी प्रतिभा दिखाई है, ध्यान रखना। इसका आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से हुआ है, ये ध्यान रखना, आप लोग पूछ सकता है एग्जाम में। और यह आयोजन एशिया युवाओं के लिए कौशल प्रदर्शन का एक बड़ा मंच है। चलो आगे आ जाओ। ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया था, जिसके शहीदों को पहली बार भारतीय सेना ने सम्मानित किया? देखिए भाई, तो ऑपरेशन पवन 1987 से 90 है नहीं, तो ऑपरेशन पवन चला गया आपका श्रीलंका में। कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन पवन श्रीलंका में। तो ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया गया एक सैन्य अभियान था और यह ऑपरेशन 1987 से लेकर 90 के बीच भारतीय शांति सेना द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था लिट्टे को निरस्त कर शांति बहाल करना था। इस मिशन में 1171 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, याद रखना आप लोग। तो भारतीय सेना ने लगभग 4 दशक बाद पहली बार इन शहीदों को आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया है। परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे और यह भारत का पहला बड़ा विदेशी सैन्य
हस्तक्षेप माना जा रहा है, ध्यान रखना आप लोग। तो सुर्खियों में है, इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन पवन, कहां पर? श्रीलंका में। टोक्यो डेडलिफ्टिंग में भारत ने निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते? तो निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते हैं भाई? तो पदक जीत लिए आपके 16। याद रखना आप, कितने पदक? 16 पदक जीत लिए हैं। तो 25वें ग्रीष्मकालीन डेडलिफ्टिंग में भारत ने निशानेबाजी में 16 पदक जीते हैं। भारत के पदकों में 7 तो स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत हैं आपके और 3 कांस्य हैं। और यह डेडलिफ्टिंग के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है आप लोगों का। निशानेबाजी महिंद संधू ने अकेले 4 पदक, 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत जीते हैं। तो इनका नाम याद रखना, माहित संधू। और इन खेलों का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया है, ये भी याद रखना। प्रतियोगिता 15 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक चली और भारत ने कुल 39 पदकों में से 16 केवल शूटिंग रेंज में प्राप्त किए हैं, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, तो आज का देखो अंतिम सवाल है नवंबर क्लास का, जिसे हम पढ़ते हैं। तो वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं भारत में, तो कौन सा शहर करेगा? तो याद रखना, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद में किया जाएगा, याद रखना। भारत 20 वर्षों के अंतराल के बाद इन खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। 2030 का आयोजन इन खेलों का शताब्दी संस्करण यानी कि 100वीं वर्षगांठ होगा आपका। चलिए, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में खेले गए थे, हैमिल्टन यानी कनाडा में खेले गए थे। इस संस्करण में क्रिकेट, T20, हॉकी और शूटिंग जैसे खेल भी शामिल हो सकते हैं, ध्यान रखना। और यदि क्रिकेट हो गया तो आप जानते हो भारत में कितनी लोकप्रिय गेम है आपका क्रिकेट, फिर तो ये और अच्छे स्तर पर पहुंच जाएंगे। और यह आयोजन भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी की ओर मजबूत करेगा। तो साथियों, नवंबर महीने की हमारी चौथी क्लास समाप्त हुई और नवंबर का महीना हमने पूरा पढ़ लिया है। तो सभी साथी, चारों जो क्लासें हमारी हैं, इन सब की PDF आपको कल मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, रोहित स्टडी पॉइंट पर। तो जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वे डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी PDF आपको वहीं मिलेंगी रोहित स्टडी पॉइंट ऐप पर। तो ठीक है साथियों, कल मिलते हैं फिर दिसंबर की पहली क्लास में, क्योंकि सितंबर से हमने शुरू किया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमने पढ़ लिया है, दिसंबर की पहली क्लास कल आएगी। और सभी से हमारी एक निवेदन है कि भैया वीडियो को लाइक और शेयर कर दी करिए बस, अपने मित्रों में या अपने ग्रुप में। चलिए, धन्यवाद।